सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखो इनको एक्चुअली सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पे कुछ करंट होता है। अलग अलग कंपोनेंट हैं, किसी में करंट लैग करता है, किसी में वोल्टेज लैग करता है, किसी में दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, देखो यहाँ पे आप मान लो कि सभी में करंट सेम है ना, तो आई इज सेम इन एवरी कंपोनेंट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट का एक फेज़र बनाते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि पोटेंशियल का नेट फेज़र क्या आ रहा है। तो जैसे हमारे पास पहली बात तो यहाँ पर मैंने बना दिया करंट का फेज़र, ये है मेरा आई फेज़र, यहाँ पे ये है मेरा आई का फेज़र, यहाँ पे ये है मेरा आई का फेज़र। इसके हिसाब से मैं देखूंगा मेरा पोटेंशियल का फेज़र कम है, ज़्यादा है, ऊपर है, नीचे है, क्या है। तो देखो इंडक्टर्स में हमारा करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है, इसका मतलब वोल्टेज आगे होगा। अब आगे पीछे किस तरीके से देखोगे, सारे के फेजर्स इस तरीके से घूमते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज। करंट पीछे रह गया यानी वोल्टेज आगे यहाँ कहीं होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, ये है मेरे पास वी एल, है ना, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। हमारे पास कैपेसिटर में करंट आगे चलता है तो वोल्टेज पीछे रह जाता हूँ। अब ये इस तरीके से घूम रहा है तो वोल्टेज पीछे यहाँ कहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये आ जाता है मेरे पास वी सी। और हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसमें तो दोनों सेम फेज में चलते हैं साथ साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी आर। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड पता करना बहुत ही आसान है। मैग्नीट्यूड किस तरीके से पता कर सकते हैं, हमारे पास हम रिएक्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का सोर्स है यहाँ पे v, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम t है। वो एक्चुअली इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे, ये vl को, इस vc को और इस vr को, तीनों को ऐड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन तीनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। आप उसको आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर सकते, आपको फेजेस के साथ ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों आउट ऑफ फेज चल रहे हैं तो दोनों एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन चीज़ों का ध्यान किस तरीके से रखा जाएगा, तो हम बनाते हैं फेजर यहाँ पे, है ना। हम पहली बात तो इक्वेशन लिख देंगे, वी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी वी एल, जो कि टाइम का फंक्शन है, प्लस वी सी, वो भी टाइम का फंक्शन है, प्लस वी आर, वो भी टाइम का फंक्शन है। सब टाइम के फंक्शन है, तो अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना हम करनी है, हम बनाएंगे सीधे सीधे फेजेस। सबसे पहले हम करंट का फेज बना लेंगे क्योंकि वो सभी में सेम है। ये बना दिया मैंने आई, और मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ये, अरे यार, ये बन गया हमारे पास इस तरीके से आई। आई बना दिया। अब सबसे सिंपल वाला बनाओ, पहले तो जो रजिस्टर के अक्रॉस वी आर आ रहा है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास दिस इज वी आर। बताओ भाई, वी आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो मैं V इज इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये करंट था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया R से, तो मुझे वी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी आर की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली हो जाती है I इंटू आर। ठीक, वी एल हमारे पास इंडक्टर के कारण, देखो वी एल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस तरीके से, ये है वी एल, है ना, दिस इज वी एल। वी एल का मैग्नीट्यूड किस तरीके से पता कर सकते हो, अगेन आपको वही करना है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे R का यूज़ नहीं करेंगे, हम रिएक्टेंस का यूज़ कर देंगे। और क्योंकि इंडक्टर की बात हो रही है तो हम XL वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से V की जो वैल्यू आती है वो आती है I इंटू XL, है ना। तो VL की जो वैल्यू आ जाती है, मैं लिख दूंगा VL इज इक्वल टू I इंटू XL। ठीक, लास्ट हमारे को कैपेसिटर का बनाते हैं। कैपेसिटर में हम देखते हैं करंट इधर है तो पोटेंशियल नीचे की तरफ है, फेजर। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से ये आ गया हमारा कैपेसिटर, इसको हम बोलेंगे दिस इज वी सी, और इसको मैं सिमिलरली लिख देता हूँ आई इंटू एक्स सी, इस तरीके से। अब आप देखोगे हमारे पास करंट है और सभी पोटेंशियल हमने यहाँ पे बना लिया, और सभी पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में आई की वैल्यू भी हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे नेट पोटेंशियल जो इन तीनों को ऐड करने से आता है वही हमारा ये वाला पोटेंशियल आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे फेज़र में, तो देखो ये हमारे पास इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो इन दोनों का तो हमारे पास यहाँ पर सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट होकर के कुछ यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड करोगे वेक्टोरियली, ये इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दिस विल बी योर ई, है ना, जो भी हमें यहाँ पर ई की वैल्यू दी हुई थी। तो इसको अभी मैंने वी लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख दूंगा वी टी, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब एक बात बताओ मुझे, करंट लीड कर रहा है या पोटेंशियल, हमारे पास एक पोटेंशियल है यहाँ पे और हमारे पास इसमें एक करंट है, करंट लीड कर रहा है या पोटेंशियल। देखो ध्यान से देखना,
यहाँ पर हमारे फेजर्स इस तरीके से घूमते हैं ना, सब हम हमेशा इस तरीके से घुमाते हैं, फेजर्स इस तरीके से घूमते, करंट हमारा यहाँ है, पोटेंशियल यहाँ पर है, दोनों इस तरीके से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारा वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूँ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज लीडिंग करंट, करंट भी अब टाइम का ही फंक्शन होगा, ये जो करंट है ये भी टाइम का फंक्शन होगा, लीड तो कर रहा है बाय व्हाट एंगल, बाय एंगल फाई, जहाँ पे फाई हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये फाई एंगल भी हमें निकालना आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अब हमने कुछ पोटेंशियल लगाया, हमने बोला कि भाई हमारे इसकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है मान लो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे फेजर्स में, अब फेजर्स ध्यान से देखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और बना ले रहा हूँ इस तरीके से। हमारे पास फेजर्स में जो पोटेंशियल है, ये जो फेज है ये ओमेगा टी पर एग्जिस्ट करता है, दिस इज एट ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसका जो फेज है वो है ओमेगा टी। अगर इसका फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास इन दोनों के बीच में एंगल है फाई और करंट पीछे रह गया, सब इस तरीके से घूमते हैं, तो करंट का जो फेज आएगा वो आएगा ओमेगा टी माइनस फाई, इस तरीके से। क्या मैं इसका फेज लिख सकता हूँ, इसका फेज कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय टू, तो इसका जो फेज आएगा वो आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय टू। तो ये सब लिखना आना चाहिए आपको। और इसका जो फेज आ जाएगा ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई माइनस पाई बाय टू, है ना। ये ओमेगा टी पे था, इससे माइनस फाई करते हैं तो यहाँ आते हैं और माइनस पाई बाई टू करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हमने सभी तीनों पोटेंशियल के फेजेस भी लिख लिए, करंट का भी फेज लिख लिया, सारे के सारे फेजेस लिखना हमको आ गया। ओके, अब मुझको पता करना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है और ये वी को किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो वी की वैल्यू हो जाएगी ना, उसकी वैल्यू होएगी वी आर का स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा v स्क्वायर नहीं करते इस बार, v की वैल्यू लिख देंगे, दूसरी तरफ अंडर रूट करके हमारे पास आ जाता है वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। देखो हमारे पास वी एल माइनस वी सी करोगे तो सिर्फ इतना सा बचता है, ये हमारे पास वी आर है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे और फिर अंडर रूट ले लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास जो हमने पोटेंशियल लगाया था वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे वी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एल की जो वैल्यू है वो है आई इंटू एक्स एल, वी सी की वैल्यू है आई इंटू एक्स सी, वी आर की वैल्यू है आई इंटू आर। तो सभी में आई की वैल्यू तो मुझे दिख रही है, तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू को बाहर निकाल लूँगा, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ आई, फिर अंडर रूट में मेरे पास एक टर्म बच जाएगी, वो आ जाती है हमारे पास एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, है ना। तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू आई इंटू जेड। हमारे पास डीसी में होता था v इज इक्वल टू आई आर, अब हमारे पास हो गया v इज इक्वल टू आई जेड, जेड इज इम्पीडेंस, जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, आई एम पी ई डी ई एन सी ई। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा tan फाइव भी पता कर लेते हैं, हमारे पास tan ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी आएगी। देखो tan फाइव की वैल्यू आ जाएगी ये वाली जो लेंथ है डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है बेसिकली ये वाली लेंथ है ना, तो वो है वी एल माइनस वी सी। tan फाइव इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। और यहाँ पर इन तीनों में से आप आई की वैल्यू को कॉमन निकाल के एक्चुअली काट सकते हो, तो tan फाइव की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाती है हमारे पास एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास सर्किट में करंट होता है जो सभी में सेम होता है, इसलिए हम करंट को यहाँ पर बेस मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉ करोगे तो इंडक्टर ऊपर आता है, कैपेसिटर नीचे आता है और रेजिस्टर इस तरफ आता है। उन तीनों का वेक्टर सम करोगे तो हमारे पास नेट कुछ वोल्टेज आ जाता है, इन दोनों के बीच में एंगल है फाई। लेकिन ये जो वोल्टेज आया है वो अप्लाई किया था हमने, तो उसका फेज होता है ओमेगा टी, उसके हिसाब से बाकी सबके फेजेस आ जाते हैं। करंट लैग करता हुआ हमें यहाँ दिख रहा है, हो सकता है हमारे पास रिजल्टेंट इधर आ जाता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं करंट लीड कर रहा है, करंट थोड़ा आगे चल रहा होता है, क्योंकि फेजर हमेशा इस तरीके से घूमते हैं।
करंट का, वीटी का, वीएल का, वीसी का, सबके फेज लिखना हमने सीख लिया। उसके बाद हमने इम्पीडेंस निकाला इस तरीके से, वो भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और हमें फाई की वैल्यू tan फाई भी निकालना है, यहाँ पर हमने सीख लिया। यही है हमारा सीरीज एलसीआर का सारा गेम जो भी हमें करना है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। In a series LCR circuit, the inductance, capacitance and resistance are L is equal to इतना respectively. They are connected to an AC source of voltage 220 volt. ये 220 volt इसकी RMS value है and frequency of 50 hertz. The approximate value of the current in the circuit will be. करंट पता करना है तो देखो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है वैसे तो, लेकिन अब ये क्योंकि AC है तो आई जेड हो जाएगा। आपको इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी फॉर्मूला तो लिखा था, वो होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 22 एम्पियर। कैसे है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें Z निकालनी पड़ेगी। Z के लिए हमें XL निकालना पड़ेगा। XL की वैल्यू कितनी होती है, L ओमेगा। L की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 100 मिली हेनरी है, तो उसको मैं 0.1 लिख देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, हमारे पास 100 पाई ये वैल्यू आ जाएगी, 100 पाई, तो ये वैल्यू आ जाती है 10 पाई ओम के बराबर। नेक्स्ट मुझे पता करना पड़ेगा XC की वैल्यू कितनी है। XC की वैल्यू आप देखोगे तो वो हो जाएगा 1/ओमेगा C। उसकी वैल्यू आ जाती है 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ जाएगा 100 इंटू माइक्रोफैरेड, तो ऊपर चलाएगा 10⁶, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 100 डिवाइडेड बाय पाई ओम्स के बराबर। अब यहाँ पर आपको देख करके पता चल रहा है एक XL है एक XC है और दोनों माइनस होकर के उनका स्क्वायर होंगे। तो जब आप लिखने जाओगे ना, Z की वैल्यू जो आएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। XL को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई कितना होता है 3.14 समथिंग, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, और पाई का स्क्वायर को आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 10, नहीं तो ये फिर वैल्यू आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है वैल्यूज़ की, पाई स्क्वायर को 10 मान के चलना है यहाँ पे। तो पाई की जगह मैं रख दूंगा √10, ये वाली बन जाती है मेरी 10√10। XL की वैल्यू आ जाएगी √10 माइनस ये XC भी हो जाता है मेरे पास 10√10 है ना, 10√10 प्लस आर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। और क्योंकि ये वाली वैल्यूज 0 हो चुकी है तो यहाँ से मेरे पास Z की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, Z इज इक्वल टू आर के बराबर, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट की वैल्यू आ जाती है I इज इक्वल टू V/Z विच इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 22 एम्पियर। और क्योंकि ये हमारी RMS वैल्यू थी तो ये भी हमारे पास RMS वैल्यू ही आई होगी। आंसर इज 22। In an LCR series circuit, an inductor of इतने and a resistor are connected to an AC source of angular frequency 300 radian per second. The value of capacitance for which current leads the voltage by 45 degree is इतना. Then the value of axis. बहुत ही अच्छा सवाल है अगर आपको फेजर्स बनाने आते हैं तो अब क्योंकि सीरीज LCR सर्किट है तो सीरीज LCR सर्किट में क्या होगा, देखो हमारे पास कहीं ना कहीं पे एक इंडक्टर होगा, कहीं पे कैपेसिटर होगा, कहीं पे एक इस तरीके से रजिस्टर होगा। एक चीज़ पक्की कि इन तीनों में करंट की वैल्यू सेम है और इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट को इस तरीके से बेस मानते हैं कि भाई ये है हमारा करंट। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। तो करंट वोल्टेज को लीड करना चाहिए, तो हमारे पास जो लगाया हुआ अप्लाइड वोल्टेज होगा वो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा बताओ। तो वो वैल्यू एक्चुअली इसी तरफ आने वाली है और ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री का। दिस हैज़ टू बी 45 डिग्री। कैसे बताइए इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ऐसे हमारा हमेशा फिजर घूमता है, करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज पीछे रह गया, ये आ गया। अब ये जो वोल्टेज है ये किस किस का हमारे पास वेक्टर एडिशन होता है। हमारे पास यहाँ पर देखो इस तरफ कुछ होगा, ये आ जाता है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, हमारे पास कुछ इस तरफ होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, हमारे पास कुछ इस तरफ होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इन तीनों को वेक्टर सम करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए।
इस पे अब आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वीडियो को पॉज करो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 3। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये इस तरीके से वेक्टर सम है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो ये पीछे की तरफ एंगल, इसको मैं एक्चुअली -45 डिग्री रखूं। अगर फॉर्मूला रखना है तो मैं रखूंगा tan ऑफ -45 डिग्री इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें ऊपर आता है हमारे पास XL माइनस XC अपॉन नीचे आता है R। इस तरीके से ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं। या तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो तो सीधे आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं मैनुअली देखूँ, ये माइनस का यूज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी पता कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ हो जाएगा, देखो VC बड़ा है VL छोटा है, तो हमारे पास VC माइनस VL आ जाएगा, है ना, VC माइनस VL डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास VR। अगर मैं माइनस का यूज़ करता यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ पे VL पहले आता, VC बाद में आता, अगेन सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलता। अब देखो यहाँ पर हम इसमें से I की वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे सभी में से, तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू VL माइनस VC, ये बन जाएगा हमारा XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। अब बस वैल्यूज रखते जाना है। XC की वैल्यू कितनी है, अच्छा XC तो मुझे पता ही करना है, राइट। तो रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है मुझे 1 ओम, ये R इधर चला जाएगा। XC की वैल्यू आती है XC इज इक्वल टू 1 प्लस XL। XL की वैल्यू कितनी हो जाती है L ओमेगा, तो L की वैल्यू है हमारे पास 0.03, ओमेगा की वैल्यू है 300 किया जाता है, 0.03 इंटू 300, ये एक्चुअली आ जाएगा 1 + 9 विच इज़ इक्वल टू 10 ओम। तो XC की वैल्यू 10 ओम के बराबर आनी चाहिए। XC होता है 1/ओमेगा C इज इक्वल टू 10। यहाँ से C की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 1/10 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300, तो यहाँ से इतने फैरेड आ जाता है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻³ फैरेड। 10⁻³ यहाँ पर है तो 1/3 हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू 3 हमारे पास आंसर आता है, x इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा ये लल्लू सा सवाल हो गया। An arc lamp requires a direct current of 10 एम्पियर at 80 वोल्ट टू फंक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास आर्क लैम्प है जो 10 एम्पियर चाहिए होता है एट 80 वोल्ट, तब वो सही से काम करता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो ख़राब हो जाएगा, और 80 वोल्ट देते हो तो 10 एम्पियर निकालता है। इससे आप उसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअली एक काम करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हमारे पास 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू हो जाती है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 8 ओम, ये मुझे पता चल गया। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू। हमें इसके सीरीज में कुछ इंडक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली, हमारे पास ये आर्क लैम्प है, इसको अगर मैं डायरेक्टली एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा तो क्योंकि ये हमारे पास 220 वोल्ट है तो ये तो जल के ख़राब हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम आए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीरीज़ में एक इंडक्टर लगा देता हूँ। कैपेसिटेंस भी लगा सकता था, क्वेश्चन में इंडक्टर लगाया तो ठीक है, इंडक्टर ही सही। अब देखो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल दिया है वो है 220 वोल्ट का, इसके अक्रॉस आना चाहिए 80 वोल्ट, है ना। तो कई बार लोग गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर 220 इज इक्वल टू 80 प्लस इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है DC में, है ना। यहाँ पर AC चल रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस भी है, कुछ फेज डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। पहले तो आप पता करो कि भाई यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस VL कितना होना चाहिए, और उसके बाद आप उसके बाद यहाँ पे चीज़ें पता कर सकते हो ना, XL की वैल्यू पता कर सकते हो, ये सब चीज़ें पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है D। कैसे आया देखो, अगर मैं सीधे सीधे कर देता VR
प्लस वी एल इज इक्वल टू 220, तो वो आंसर हमारा हो जाता गलत, क्योंकि हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर अलग अलग फेजेस में चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझनी पड़ेगी कि हमारे पास मान लो सीरीज़ में लगे, तो मैं करंट का इस तरीके से बना देता हूँ, भाई ये मेरा करंट का फेज़ है। करंट का फेज़ ये है, तो हमारे रजिस्टर में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा उसका फेज़ भी सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी आर, क्योंकि पोटेंशियल और करंट रजिस्टर में सेम फेज़ में चलता है। इंडक्टर में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो थोड़ा 90 डिग्री से आगे चलता है, तो इसके हिसाब से मेरे पास ये आ जाता है कुछ वी एल की वैल्यू। ऑलराइट, और इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यही तो मुझे दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू है 220, ये 220 है टोटल। इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास, भाई दिस हैज़ टू बी 80। क्या मुझे इससे पता चल जाता है कि वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से मैं अब लिख सकता हूँ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर। ये करेक्ट है, देख रहे हो, ये गलत हो जाता है, ये सही है, बस इतना ही हमें समझना था। अब तो फटाक से सवाल हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास और एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि करंट भी 10 एम्पियर होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है। करंट को बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आई, बाहर निकाल दो तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर। आई की वैल्यू 10 है, जैसे ही आप वो यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22 इंटू 22, इसकी वैल्यू आ जाती है 484। आर स्क्वायर रजिस्टर कितना था हमने पहले ही निकाल रखा था, वो 8 था, तो 864 हो जाता है ये। तो एक्सएल की वैल्यू हो जाती है, एक्सएल का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 484 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 420। राइट, यहाँ से एक्सएल की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ 420 ओम। अब देखो ये 420 आ गया है। एक्सएल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है एल इंटू ओमेगा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? वो है हमारे पास 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स को मैं क्या लिख दूंगा? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो पाई है उसको मैं √10 के पास लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, है ना। तो मैं लिख दूंगा पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 42 डिवाइडेड बाय 100 हेनरी। और अब √42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, तो ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है, 7 से छोटा है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लिख दूंगा। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.5 अपॉन 100 हेनरी। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 0.065 हेनरी। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स बनाया। उसके बाद आपको कोई और क्रैश कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप कलरफुल नोट्स की हार्ड कॉपी, प्रिंटेड नोट्स भी खरीद सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी। और उसके बाद थोड़ा टाइम मिले तो मेरे व्लॉग्स को भी देख लेना। मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो उनको भी देखना, प्लीज़ ज़रूर देख लेना टाइम मिले तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर फुल क्रैश कोर्स में आ जाओ, या फिर व्लॉगिंग चैनल पे आ जाओ, मिलते रहेंगे।